नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र में अरस्तु के काव्य सिद्धांत में अनुकरण का सिद्धांत। तो ये अरस्तु ने जो अनुकरण का सिद्धांत दिया है उसका हम विवेचन करेंगे, आज उसका अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार अरस्तु ने जो अनुकरण का सिद्धांत दिया है उसमें क्या बात कही है। अरस्तु के काव्य सिद्धांत में अनुकरण का सिद्धांत पोएटिक्स के जो अरस्तु का ग्रंथ है पोएटिक्स, उस रचना के 25वें अध्याय में व्यावहारिक आलोचना की समस्याओं पर विचार करते हुए अरस्तु ने चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की तरह कवि को भी अनुकर्ता माना है। वो कहते हैं कि जिस प्रकार एक चित्रकार यानी आर्टिस्ट और एक कलाकार यानी जो रचना करता है, उसी प्रकार कवि भी प्रकृति की, परिवेश की, व्यक्तियों की, समाज की जो कविताएं लिखता है वह भी उनका क्या करता है, वो अनुकरण करता है। और उसके अनुकार्य का विवेचन करते हुए कहा है कि चित्रकार अथवा किसी भी अन्य कलाकार की ही तरह कवि अनुकरता है, अतएव उसका अनुकार्य अनिवार्यतः इन तीन प्रकार की वस्तुओं में से ही कोई एक हो सकती है, जैसे वे थीं या हैं, जैसी वे कही या समझी जाती हैं, अथवा जैसी वे होनी चाहिए। अभिव्यक्ति का माध्यम है भाषा, जिसमें प्रचलित शब्द हो सकते हैं या अप्रचलित अथवा लाक्षणिक। भाषा में और भी कई प्रकार के रूपांतर किए जा सकते हैं जिनका अधिकार कवि को है। अरस्तु उपयुक्त कथन जो डॉक्टर देवेंद्र शर्मा की टिप्पणी पर ध्यान देने योग्य है, इन वस्तु कोटियों में तृतीय जैसा उन्हें होना चाहिए स्पष्ट ही आदर्शात्मक है। अनुकरण तो उसी वस्तु का संभव है जिसकी सत्ता थी या है, यानी कहने का तात्पर्य है कि अनुकरण हमेशा उसी वस्तु का किया जाता है जिसकी कोई सत्ता होती है, जिसका अपना एक कोई अस्तित्व होता है। द्वितीय कोटि को भी गौणता ही अनुकरण की सीमा में रख सकते हैं। किसी वस्तु को जैसा कहा या माना जाता है का अर्थ है उसके संबंध में प्रचलित लोक धारणा, और लोक धारणा के आधार पर भी वस्तु का अनुकरण शक्य है। किंतु तृतीय कोटि में अर्थात जैसा होना चाहिए में तो कोई वस्तु है ही नहीं, अभी तो उसे होना है। कलाकार अपनी मान्यता, विश्वास, संस्कार आदि के आधार पर किसी वस्तु का जैसा भी काल्पनिक रूप प्रस्तुत करना चाहे वह कर सकता है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि वस्तु जगत में जिसकी सत्ता ही नहीं, जो शुद्ध आदर्श है, उसके अनुकरण का ही प्रश्न नहीं उठता। हाँ, कवि या कलाकार वस्तु सत्ता के अभाव में भी कल्पना के द्वारा कलाकृति की सृष्टि कर लेता है। अतः प्लेटो का यह कहना है कि कलाकृति वस्तु जगत का अनुकरण मात्र होने से सत्य से अपेतनिक दूर है, अमान्य है। यानी क्या कहता है प्लेटो कि जो भी कवि है, रचनाकार है, किसी वस्तु की, किसी की व्याख्या कर रहा है, वह कविता कर रहा है, तो क्या है, वह सत्य नहीं है, वह सत्य से दूर है। क्योंकि कला के सदा वस्तु जगत का अनुकरण नहीं होती, बहुत बार वह कल्पना की ही उपज होती है। यानी यह कविता होती है वह सत्य नहीं होती, वह एक भावों की, विचारों की अभिव्यक्ति होती है और सत्य से वह दूर होती है। उपयुक्त टिप्पणी से यह स्पष्ट हो जाता है कि अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत से सर्वथा भिन्न है। यानी अरस्तु कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस भाव या विचार मन में आ रहे हैं उनका अनुकरण कर रहा है, और प्लेटो कहते हैं कि अनुकरण कर रहा है वह क्या है, झूठा है, यानी सत्य नहीं है। वह बात जो कहना चाह रहा है वह बात उसकी बनी बनाई बात है, कविता में जो सत्य नहीं है, काल्पनिक है। अरस्तु ने अनुकरण सिद्धांत को निरस्त न करते हुए भी उसे नया अर्थ प्रदान किया है। सभी कलाओं के सामान्य आधार की चर्चा करते हुए भी अरस्तु ने प्लेटो से भिन्न मत प्रकट किया है। प्लेटो ने अनुकरण को सभी कलाओं की एकता का सामान्य आधार माना है। उसकी दृष्टि में अनुकरण ही ललित कलाओं को एक दूसरे से जोड़ता है। इस संदर्भ में उसने कविता की तुलना चित्रकला से की है, किंतु अरस्तु ने कविता को संगीत कला के समतुल्य माना है। चित्रकला में वस्तु जगत की चीजों के स्थूल रूपाकार का अनुकरण किया जाता है। संगीत कला से मनुष्य की आंतरिक वासनाओं, वृत्तियों और भावनाओं को मूर्त किया जाता है। संगीत से तुलना करने से स्पष्ट है कि अरस्तु को अनुकरण का व्यापक और सूक्ष्म अर्थ मान्य है।
उसके लिए अनुकरण दृश्य वस्तु जगत की स्थूल अनुकृति है। वह यह नहीं स्वीकार करता कि अनुकरण प्रकृति का यथावत रेखांकन है, जिसका उद्देश्य वास्तविक वस्तु का भ्रम उत्पन्न करना मात्र है। उसके अनुसार कवि अपनी रचना में दृश्य जगत की वस्तुओं को जैसी वे हैं वैसी ही प्रस्तुत नहीं करता। या तो वह स्वयं बेहतर रूप में प्रस्तुत करता है या हीनतर रूप में। उसकी दृष्टि में अनुकरण मात्र आकृति और स्वर का ही नहीं किया जाता, वह आंतरिक भावों और वृत्तियों का भी किया जाता है। अरस्तु के अनुसार कवि के अनुसरण का विषय कर्मरत मनुष्य है। यानी वो कहते हैं अरस्तु के कवि जो अनुसरण कर रहा है, अनुकरण कर रहा है, वह जो कर्मरत यानी जो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है, कर्म कर रहा है, उसमें मनुष्य को बताया है। मनुष्य केवल बाह्य जीवन में ही क्रियाशील नहीं होता, मानसिक स्तर पर भी वह क्रियाशील होता है। उसकी मानसिक क्रियाकलापों का, उसकी मानसिक उधेड़-बुन का, मनोवृत्तियों के चरमोत्कर्ष का चित्रण एक मनोवैज्ञानिक एवं रचनात्मक प्रक्रिया है। यानी अरस्तु कहते हैं कि व्यक्ति जो कार्य बाहर से कर रहा है वो कर ही रहा है, पर व्यक्ति क्या करता है, बहुत सारे प्रश्नों के, बहुत सारे सवालों के जवाब अपने मन ही मन में कर लेता है। यानी मानसिक उथल पुथल उसके मन में बनी रहती है। कवि इसे अपनी रचनात्मक कल्पना द्वारा ही मूर्त या चित्रित रूप प्रदान करता है। यानी जब भी कोई कवि किसी अच्छी प्रकृति को देखता है, अच्छे वातावरण को देखता है, या उसके मन में दुख के भाव होते हैं या सुख के भाव होते हैं, तो मन मस्तिष्क में वो भाव रहते हैं, उसके बाद ही तो वो अपनी रचना के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से प्रस्तुत करता है। प्लेटो यह नहीं समझ सका था कि बड़े द्वारा निर्मित पलंग भी जब चित्रकार द्वारा चित्रित किया जाता है तब उसकी हूबहू प्रतिकृति नहीं होती। बढ़ई के पलंग को जब चित्रकार देखता है तो नेत्रों के माध्यम से देखा गया रूपाकार पहले चित्रकार के मानस पटल पर अंकित होता है। यानी प्लेटो कहते हैं कि बढ़ई ने जो पलंग बनाया, वह पलंग उसने नहीं बनाया, पलंग किसने बनाया, भगवान ने बनाया, क्योंकि उन्होंने उनके मस्तिष्क में वो विचार डाला। प्लेटो कहते हैं तो मानस यानी मस्तिष्क में विचार आया पलंग बनाने का, तो पलंग बढ़ई का कार्य नहीं है, भगवान के द्वारा बनाई गई है, तो उसने उसका अनुकरण किया है। उसके बाद उसका मनोबिंब चित्रकार की कल्पना शक्ति के सहारे चित्र के रूप में आकार ग्रहण करता है। इसीलिए उसे नकल या स्थूल अनुकरण कहकर हेय नहीं ठहराया जा सकता। अरस्तु प्लेटो की स्थापना से सहमत नहीं था। वह प्रयोग तो अनुकरण शब्द का ही करता है, किंतु अनुकरण की उसकी व्याख्या प्लेटो से सर्वथा अलग है। वास्तविकता यह है कि अरस्तु दार्शनिक होने के साथ साथ एक वैज्ञानिक भी है। उसने प्लेटो के चिंतन में जो कमियां दिखाई पड़ी, उसने उन्हें यथासंभव दूर करने का प्रयास किया है। प्लेटो के चिंतन को स्वीकार करने से बहुत से प्रश्न उभर कर सामने आते हैं। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक जगत वस्तु जगत या गोचर जगत से सर्वथा परे है। वह सितारों के पार अपना अस्तित्व रखता है। वस्तु जगत निश्चल चेतना रहित है, पिंड मात्र है। यदि उसके इस स्थापना को स्वीकार कर लिया जाए तो प्रश्न है कि वस्तु जगत में चीजों में निरंतर परिवर्तन कैसे होता है, या मानव पिंड तो चेतन और क्रियाशील हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्यय या आइडिया तो प्रत्यक्ष जगत से सर्वथा भिन्न नहीं माना जा सकता। गोचर जगत असत्य नहीं है। जब गोचर जगत असत्य नहीं है, यह उतना ही सत्य है जितना प्रत्यय जगत। तो इस गोचर जगत की वस्तुओं का जो मनोगत बिंब कला के रूप में, मूर्त रूप में होता है, वह असत्य कैसे? प्लेटो ने काव्य के संबंध में विचार करते हुए मात्र विषय वस्तु का विवेचन किया था। निश्चय ही यह विवेचन एकांगी था। काव्य के संदर्भ में विषय के साथ माध्यम और पद्धति का भी महत्व है, इसका भी विवेचन होना चाहिए। अरस्तु ने तीनों को दृष्टि में रखकर विचार किया। प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत पात्र वस्तु के विवेचन पर आधारित है। अरस्तु ने स्पष्ट कर दिया है कि कवि और चित्रकार के कला माध्यम अलग अलग हैं। चित्रकार रूप और रंग के माध्यम से अनुकरण करता है, जबकि कवि भाषा, लय और सामंजस्य के माध्यम से। यानी कवि क्या करता है, किसी को प्रस्तुत करेगा चित्रकार, तो वो रचना चित्र बनाएगा, और कवि क्या करता है, भाषा लिखता है, कविताएं लिखता है, रचनाएं लिखता है अपनी, तो उसके माध्यम से वो अपने भावों को, विचारों को प्रस्तुत करता है। इस
स्तर पर वह संगीत कला के अधिक निकट है। इसीलिए काव्य की तुलना चित्रकला से नहीं, संगीत कला से की जानी चाहिए। तात्पर्य यह है कि अरस्तु की स्थापनाएं प्लेटो से अलग हैं। अरस्तु का काव्य चिंतन अधिक व्यापक और पूर्ण है। उसने काव्य के साथ न्याय किया है। यद्यपि उसके सामने ग्रीक का ही साहित्य था, उसने उसी को दृष्टि में रखकर अपनी स्थापनाएं की हैं। उन्हीं के उदाहरण देकर अपनी बात स्पष्ट की है। किंतु प्रतिभा इतनी प्रखर और बुद्धि इतनी पैनी थी कि उसने जो काव्य सिद्धांत स्थिर किए वे आज भी प्रासंगिक माने जाते हैं। अरस्तु के पोएटिक्स यानी उनकी रचना है ये। पोएटिक्स का महत्व प्रतिपादित करते हुए डॉक्टर रघुकुल तिलक ने कहा है कि पोएटिक्स न केवल साहित्य का प्रथम समग्र दार्शनिक विवेचन है, वरन यह काव्य चिंतन का आधार भी है। यह चिंतन होमर और सोफोक्लेस के संग जितना प्रासंगिक था समय में, उतना ही शेक्सपियर और मिल्टन के संदर्भ है यहाँ पर। यह संसार की महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है, यानी पोएटिक्स जो अरस्तु की पुस्तक है, जिसका महत्व शाश्वत है और जो पूरे विश्व में आदर की दृष्टि से देखी जाती है। जो पोएटिक्स पुस्तक है अरस्तु की, इस पुस्तक में काव्य के सिद्धांत हमने प्रथम सत्र में अध्ययन किया। अरस्तु की रचनाओं से संबंधित कि किस रचना में किस बारे में कहा गया है। तो जो पोएटिक्स रचना है, इस रचना में उन्होंने काव्य के सिद्धांत दिए हैं, किस प्रकार की कविता होनी चाहिए। तो आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्र में जुड़े रहिए। हम अरस्तु का विरेचन सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। संपूर्ण विरेचन क्या है, किस प्रकार से विरेचन शब्द आया और अरस्तु ने विरेचन को क्यों महत्वपूर्ण माना है, उन सभी तथ्यों का अध्ययन करेंगे हम अगले सत्रों में। जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए।